हल्द्वानी का एक रईस शहर के एक बार में अपनी गाड़ी खड़ी करके निकल ही रहा होता है कि एक आदमी पीछे से उसे आवाज़ लगाता है। वो उस रईस से बोलता है कि क्या ये गाड़ी मैं ले सकता हूँ। जवाब में वो रईस इनकार कर देता है। उस रईस का ना बोलना था कि सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। वो आओ देखता है न ताओ और रईस पर टूट पड़ता है और वो उसे अधमरा कर देता है। वो रईस भागने की कोशिश करता है लेकिन मारने वाला इतने गुस्से में होता है कि वो उस रईस की महंगी एसयूवी से ही उसे कुचल देता है। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब रॉ हिटमैन में कुछ इस तरह उस किरदार से मिलाया है जो उत्तराखंड में एक वक्त पर दहशत का दूसरा नाम था और ये नाम था राजू परगाई। हल्द्वानी का कुख्यात गैंगस्टर वही राजू परगाई जिसे एजेंट लीमा ने मारा था और जिसके मर्डर के आरोप में सीक्रेट सर्विस के एजेंट और नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड रहे लकी बिस्ट को 4 साल जेल में रहना पड़ा। अब लकी बिस्ट कौन है, क्या लकी ही एजेंट लीमा थे? इन सभी सवालों के जवाब हमने खुद लिए हैं लकी बिस्ट से इस इंटरव्यू में। लेकिन आज बात राजू परगाई और अमित आर्य की। ये वो दोनों शख्स हैं जिनके मर्डर के आरोप में लकी बिस्ट समेत 5 आरोपियों को जेल में डाला गया था। जानेंगे कि आखिर क्यों देश के बड़े गैंगस्टरों के मुकाबले हल्द्वानी के इन गैंगस्टरों पर देश की खुफिया एजेंसियों की नजर गई और क्यों इन दोनों को मारने का प्लान बनाया गया। आज कहानी उत्तराखंड के 2 ऐसे गैंगस्टर्स की जिन्हें खुफिया एजेंसी के एजेंट लीमा ने मारा था और नाम लकी बिस्ट का आया था। राजू परगाई हल्द्वानी के पनियाली में रहा करता था। उसकी 2 पत्नियां मधु और भावना हैं और उसके 3 बच्चे हैं। राजेंद्र बिस्ट उर्फ राजू परगाई से पहले उत्तराखंड में कुख्यात गैंगस्टर रमेश बम्बैया का आतंक था। 2000 में जब बम्बैया को जेल हुई तो छोटे मोटे गुंडे बम्बैया के तख्त पर बैठना चाहते थे और यही एंट्री हुई एक छोटे से गुंडे राजेंद्र बिस्ट उर्फ राजू परगाई की। राजू ने अपनी सूझबूझ से और क्राइम के सहारे नेपाल तक अपने इलीगल धंधों को मजबूत कर लिया। इन्हीं धंधों की बदौलत वो जा पहुंचा बम्बैया के तख्त पर। तख्त तक पहुंचते पहुंचते राजू इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका था कि अब उसे अंडरवर्ल्ड से भी ऑफर आने लगे। हुसैन जैदी अपनी किताब रॉ हिटमैन में बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि राजू परगाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का धंधा हल्द्वानी से संभालने लगा था। राजू दाऊद के लिए आर्म्स और ड्रग्स महाकाली नदी के जरिए नेपाल में स्मगल कराने लगा। किताब ये भी बताती है कि इसी रास्ते से राजू हथियार नेपाल में छोटा राजन के लोगों के पास स्मगल किया करता था। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि 2011 में जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय दे को जिस गन से मारा गया था वो भी परगाई ने ही स्मगल कराई थी। राजू परगाई ने धीरे धीरे अपराध जगत में अपनी पहचान बनाई। परगाई के लिए लोगों को मारना बस एक खेल सा बन गया था, लेकिन अभी भी लोगों के बीच उसके नाम का खौफ उतना नहीं था। परगाई की किस्मत तब बदली जब उसकी मुलाकात तिहाड़ जेल में उस वक्त के सबसे कुख्यात डॉन प्रकाश पांडे यानी पीपी से हुई और यहीं से परगाई का असली आतंक शुरू हुआ। जो कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी वो साल 2004 की है। हुसैन जैदी लिखते हैं कि राजू परगाई को गाड़ियों का बड़ा ही शौक था, इसलिए जब बार के बाहर उसे एक एसयूवी खड़ी दिखी तो उसे चलाने के लिए उसने मांगी और मन मुताबिक न होने पर उसने डंगवाल नाम के उस शख्स को मार डाला। हुसैन लिखते हैं कि परगाई का खौफ इतना था कि पता होने के बाद भी डंगवाल के घर वाले परगाई का
कुछ नहीं बिगाड़ पाए। धीरे धीरे परगाई का खौफ पूरे हल्द्वानी में फैल गया। लोग परगाई के नाम से ही खौफ खाने लगे। अब परगाई हल्द्वानी क्षेत्र का एक बाहुबली बन चुका था। उसका कई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। इस बीच उसके अपराधों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। जितने बड़े लोगों से राजू को सपोर्ट मिल रहा था, उतना ही वो खूंखार होता जा रहा था। हल्द्वानी कोतवाली में 2004 से 2010 के बीच उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकाने, जानलेवा हमले करने समेत 9 मामले दर्ज थे। हल्द्वानी क्षेत्र में परगाई की धाक कितनी बढ़ गई थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अब प्रशासन की भी नहीं सुन रहा था। उस वक्त राज्य में दारू के ठेकों को रात के 10 बजे तक बंद करना होता था, लेकिन राजू परगाई ऐसा नहीं करता। ठेकों के मालिकों से प्रोटेक्शन मनी लेकर उन्हें देर रात तक चलाने में वो उनकी मदद करता। कुछ ठेके तो उसके साथ ही खुद चलाते थे। रात तक चलने वाले इन ठेकों पर ग्राहकों से मारपीट और लूटपाट बड़ा ही आम हो गया था। परगाई इतना पावरफुल बन गया था कि कॉलेज में होने वाले इलेक्शंस पर भी उसने पकड़ बना ली थी। बताया जाता है कि इलेक्शन में किसको टिकट देना है और किसे नहीं, ये उसके हाथ में था। इन सभी धंधों में परगाई की परछाई बना अमित आर्य। अमित आर्य परगाई जितना बड़ा गैंगस्टर तो नहीं था, लेकिन उसी दिशा में आगे जरूर बढ़ रहा था। हल्द्वानी कोतवाली में अमित के खिलाफ एक मामला दर्ज था। इन दोनों पर अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर योगेश सुनोरी का कत्ल करने का इल्जाम भी लगा था। साल 2010 में सुनोरी को दिन दहाड़े गोलियों से नैनीताल रोड पर भून दिया गया। परगाई और अमित आर्य को पकड़ा भी गया, लेकिन कोई परगाई और अमित आर्य के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। और इस तरह महज 6 महीने में कोर्ट ने इन दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। परगाई को एक और उड़ान तब मिली जब 2010 में इंटरपोल ने गैंगस्टर प्रकाश पांडे को पकड़कर भारत भेजा। इसका फायदा परगाई ने उठाया। वो बार बार तिहाड़ जेल जाने लगा ताकि वो प्रकाश पांडे को मनाकर उसके इलीगल धंधों पर हाथ मार सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उत्तर प्रदेश से नेपाल में होने वाली इलीगल स्मगलिंग में अब परगाई का कंट्रोल हो चुका था। परगाई नेपाल से महंगी गाड़ियों को चुराकर भारत में लाने लगा। ये गाड़ियां भारत में अलग अलग जगह आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, और धीरे धीरे गाड़ियों के साथ उसने हथियार भी सप्लाई करने शुरू कर दिए। जो राजेंद्र बिष्ट 2006 में एक मामूली गुंडा था, अब 2010 में वो क्राइम की दुनिया का बादशाह राजू परगाई बन चुका था। राजू अब सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, बल्कि दिल्ली और मुंबई में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में शामिल होने लगा था। साथ ही साथ वो रियल एस्टेट के धंधे में भी उतर गया था। जैदी लिखते हैं कि परगाई की इसी बढ़ती पहुंच ने देश की खुफिया एजेंसियों का ध्यान उसकी तरफ खींचा। इंटेलिजेंस को पता लगा कि राजू परगाई आने वाले इलेक्शन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला है, और इस तरह शुरुआत हुई उस कहानी की जिसमें एक सीक्रेट एजेंट इन दोनों का मर्डर करता है, और नाम आता है लकी बिस्ट का। राजू परगाई, अमित आर्य और एक नया दोस्त सफेद रंग की फोर्ड से चंडीगढ़ जा रहे थे। उस नए दोस्त ने राजू परगाई के लिए 3 AK-47 गन की डील पक्की कराई थी। वो तीनों चंडीगढ़ AK-47 लेने ही जा रहे थे। मध्य रात्रि के 12:30 बजे गाड़ी शामा खेत पहुंची ही थी कि उस नए दोस्त ने आगे बैठे राजू परगाई और अमित आर्य को इशारे में कहा कि उसे हल्का होना है। नया दोस्त हल्का होकर लौटा तो उसने गाड़ी चला रहे राजू परगाई की खिड़की खटखटाई। राजू परगाई ने जैसे ही शीशा खोला, वैसे ही नए दोस्त ने अपनी गन से राजू परगाई के सिर में गोली दाग दी, जो बगल में बैठे अमित आर्य के सिर को चीरती हुई निकल गई। हुसैन जैदी बताते हैं कि वो जो नया दोस्त था वो कोई और नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी का एजेंट लीमा था।
तड़के सुबह दोनों के शव फोर्ड आइकॉन कार संख्या UK04 G3308 में शामा खेत के निकट जंगल में मिले थे। दोनों की धार हथियारों और पत्थरों से कुचलकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जानकारी जैसे ही परिवार को लगी, परगाई के मामा जमन सिंह ने भवाली थाने में कठगरिया निवासी लकी कमांडो उर्फ लक्ष्मण सिंह बिष्ट और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप में बताया गया कि राजू और अमित को लकी गाड़ी में हल्द्वानी से बिठाकर ले गया। पीछे से दूसरी कार में लकी के साथी चौफला धमुआडुंगा निवासी हृदयेश कुमार, धमुआडुंगा का ही मनीष कुमार उर्फ मंटू, कुसुमखेड़ा निवासी वीरेंद्र सिंह बोरा और कठघरिया निवासी प्रकाश सिंह बोरा भी मौके पर पहुंच गए। इन पांचों ने मिलकर राजू और अमित की हत्या कर दी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही इस मामले को सुलझा लेने का दावा भी किया। पांचों आरोपियों में से हृदयेश को पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 2015 में मामले के मुख्य गवाह को धमकाने के आरोप में उसे फिर से जेल में डाला गया। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि इस डबल मर्डर के पीछे 2010 में हुआ योगेश सुनोरी हत्याकांड था। पुलिस ने बताया कि योगेश हृदयेश कुमार का दोस्त था। योगेश की हत्या का बदला लेने के लिए ही हृदयेश और लक्की ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिनकी बिना पर लकी को पुलिस ने इस डबल मर्डर में आरोपी बनाया। दरअसल जिस सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे पुलिस को लगा कि यह किसी प्रोफेशनल का ही काम हो सकता है। लकी कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनसे पुलिस ये नहीं पूछती थी कि तुमने ये मर्डर किया या नहीं, बल्कि ये पूछा जाता था कि तुमने ये मर्डर क्यों किया। पुलिस लकी को यह बोलती थी कि हमें पता है कि तुम्हारे अलावा ऐसा मर्डर कोई और कर ही नहीं सकता। दूसरा कारण यह था कि लकी के पास जो लाइसेंसी पिस्टल थी, उसका कवर क्राइम स्पॉट से पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझाने का दावा किया था, लेकिन बाद में पुलिस खुद ही उलझती चली गई। इस घटना को लेकर छपी अमर उजाला की इस रिपोर्ट में हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि लकी बिष्ट 1.5 साल से राजू बिष्ट के साथ मिलकर रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा था, तो ऐसे में वो अपने दोस्त की हत्या क्यों करेगा। सवाल उठाया गया कि अगर वहां पर दूसरी कारें भी थीं, तो फोर्ड के अलावा वो दूसरी कारें कहां गईं? कार के अंदर फायरिंग के निशान भी क्यों नहीं है? पुलिस की जांच में कई लूप होल पाए गए और इस तरह सबूतों के अभाव में 6 मार्च 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन साबित नहीं कर सका कि दोनों की हत्या इन्हीं 5 आरोपियों ने की है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं था और इस तरह सभी लोग बरी हो गए। 2018 में जब फैसला आया तो राजू परगाई के मामा और इस मामले के मुख्य गवाह जमन सिंह ने कहा कि हत्याकांड जैसे संगीन जुर्म के वाद को 5-6 अदालतों में यहाँ वहाँ घुमाया गया। मौके से लकी कमांडो की पिस्टल की कवर, अंगूठे के निशान और कॉल डिटेल भी मिली थी। फिर भी 7 साल की पैरवी के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। वहीं राजू परगाई की पत्नी मधु परगाई ने कहा कि आज जब फैसला आने वाला था तो शाम को हमें घर भेज दिया गया। बाद में पता चला कि सभी दोष मुक्त हो गए हैं। कोर्ट में होती तो अपनी बात रख पाती। ये सब मिली भगत है। मेरे पति को 5 ने नहीं मारा तो किसने मारा था? और बाद में इस फैसले के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही सवाल उठाया गया, राजू परगाई और अमित आर्य को किसने मारा? इस सवाल का जवाब रॉ हिटमैन किताब में यह है कि एजेंट लीमा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब लकी बिष्ट ही एजेंट लीमा थे या नहीं, इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और अगर आप लकी बिष्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा उनके साथ इंटरव्यू देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस को देखने के साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमसे किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, हमें जरूर सुझाव दें। धन्यवाद।